एसए का एक स्पेसिफिक अप्रोच है, यूपीएससी की एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है एसए में, अगर वो आप फुलफिल नहीं करोगे तो एसए के पेपर में मार्क्स वेरी कर सकते हैं, आपके 60 मार्क्स भी आ सकते हैं और 120 मार्क्स भी आ सकते हैं। सो इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे यूपीएससी ने बहुत साफ साफ लिखा हुआ है दैट वी हैव टू कीप क्लोजली टू द एसए टॉपिक। ठीक है, क्लोजली का मतलब एग्जैक्टली नहीं है, ये कोई क्लासेस नहीं होंगी एज यूजुअल विद टॉपिक मैं यहाँ पे दूंगा, आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं साथ में अटेम्प्ट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा उंगली पकड़ के कि देखो इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते। हमको लगता है कि जीएस प्रिपेयर हो गया, इतने सारे कोटेशन मास्टर कर लिए, इतना सारा पोथा हमने भर लिया तो ऐसे में नंबर आ जाएगा। अभी एथिक्स में केस स्टडी पढ़ते हैं, तो कौन बच्चा अनएथिकल चॉइस लेके आएगा? कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा मैं ब्राइबरी करूंगा, कोई नहीं लिखेगा मैं करप्शन करूंगा, पर वो उनका रियल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि वो चॉइस रियल नहीं है, वो किसी ने ऑफर थोड़ा ना करी है अभी। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। फॉर एनी यूपीएससी सीरियस एस्पिरेंट, अगर वो मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहा है, उसने कंटेंट कवर किया है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है, टेस्ट सीरीज लिखा है, उसके बाद भी अगर उसका रैंक नहीं आ रहा है, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन विच आई हैव सीन ओवर द इयर्स इज द मार्क्स इन एसए पेपर। बिकॉज एसए पेपर पे मार्क्स खाली आपकी नॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं है, आप कितना कंटेंट वहां पे लिख के आ रहे हैं इस पे डिपेंडेंट नहीं है। एसए का एक स्पेसिफिक अप्रोच है, यूपीएससी की एक स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन है एसए में, अगर वो आप फुलफिल नहीं करोगे तो एसए के पेपर में मार्क्स वेरी कर सकते हैं, आपके 60 मार्क्स भी आ सकते हैं और 120 मार्क्स भी आ सकते हैं, विच कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द फाइनल आउटकम। तो डिस्कस द सेम इशू विद यू वी हैव विद अस पीयूष सर। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि आपके एक्सपीरियंस में एसए में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर किसी के भी नहीं आते हैं तो? सर इशू आई थिंक 2-3 लेवल पे है। पहली बात तो ये है कि जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन है, इसको समझने में कई बार हम गड़बड़ करते हैं। पहले तो इस पे बात करेंगे, मैं ओवरऑल बता देता हूँ। दूसरा है कि जब हम एस्से को देखते हैं, स्पेशली जो फिलोसफिकल एस्से जा रहे हैं, तो उनके इंटरप्रिटेशंस में कई बार हम नैरो हो जाते हैं, कई बार डायमेंशन सही से नहीं खोल पाते। वो बात होती है ना कि कई बार एस्से को पढ़ के ऐसा लगता है कि यार ये पैटर्न में हर कोई लिख रहा है, वो पैटर्न कई बार डिकोड हो जाता है, तो उसमें भी मैं आपसे बात करूंगा। सो सर ये प्रमुख चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से एस्से में नंबर डिक्लाइन भी कर रहे हैं और उतना अच्छा बच्चे स्कोर नहीं कर रहे हैं। सो इफ वी लुक एट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे यूपीएससी ने बहुत साफ साफ लिखा हुआ है दैट वी हैव टू कीप क्लोजली टू द एस्से टॉपिक। ठीक है, क्लोजली का मतलब एग्जैक्टली नहीं है, यूपीएससी इज ऑल्सो गिविंग यू सम लैटिट्यूड इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसका भी इतना ही उम्मीद है कि आसपास लिखना है, एग्जैक्ट तो कुछ है नहीं इस चीज में, बिकॉज इट इज गिविंग यू सम लैटिट्यूड टू थिंक कि फिलोसफिकल ऐसे है, उसके डिफरेंट डायमेंशनल पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं, आपकी एनालिसिस क्या हो सकती है। यू शुड नॉट बी मैकेनिकल हेयर कि अगर ए पूछा है तो यही लिखेंगे, है ना। इट इज सम लैटिट्यूड दैट इज बीइंग गिवन टू यू। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन यू राइट यू हैव टू अरेंज योर आइडियाज, जस्ट लाइक व्हेन यू गो, अब खाना खाने जाते हैं तो नहीं है ना कि पहले आप डेजर्ट लेंगे, पहले आप स्टार्टर लेंगे, मेन कोर्स, डेजर्ट, ऐसे जाता है ना, एक क्रम होता है। रामायण आप पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट कांड्स हैं, कोई आपको किष्किंधा कांड पहले पढ़ा दे, है ना, उत्तरकांड आपको पहले पढ़ा दे, सुंदरकांड आपको पहले पढ़ा दे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डर का अपना एक इंपॉर्टेंस है। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग essays, it is important that your essay should flow, your ideas should flow from one to other, and that is important। जब कोई essay पढ़ रहा है ना तो एक स्टोरी की तरह फ्लो करना चाहिए, वो फ्लो आपके आइडियाज के अरेंजमेंट में दिखना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है जो हमें समझना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू इज इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, कि जब हम एस्से को देखते हैं तो कई बार हम कंटेंट की तरीके से देखते हैं, जो सर भी आप कह रहे थे कि नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमको लगता है कि जीएस प्रिपेयर हो गया, इतने सारे कोटेशन मास्टर कर लिए, इतना सारा पोथा हमने भर लिया तो एस्से में नंबर आ जाएगा। एस्से इज अबाउट इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। सर एक बात बताता हूं यहाँ पे, इट इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कई बार स्टूडेंट्स मेंस के एस्से के बाद तुरंत कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर इस ऐसे टॉपिक में मैं ये लिख के आ गया, ये लिख के आ गया, ये लिख के आ गया। सर उसका कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है, उसका इसलिए मायने नहीं है कि जो आप मेरे को बोल रहे हो और जो आप लिख के आए हो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बिल्कुल सर। और आप ऐसे अगर किसी अपने दोस्त का भी पढ़ेंगे तो कई बार आपको समझ में आएगा, पूछेंगे यार तो यहाँ क्या लिखना चाह रहा है, फिर वो बताएगा अरे इसका मतलब ये, इसका ये अपॉर्चुनिटी आपको यूपीएससी में नहीं देता ना कि आपको फोन करके पूछेगा आप क्या लिखना चाह रहे हैं। बेसिकली आपके माइंड में कोई आइडिया है और अगर वो आप पेपर पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो उसका कोई इसका मतलब सर वही है, इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। व्हाट यू वांट टू communicate, what you want to convey, that should be communicated। यहाँ पे effective and exact का मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन इज क्लोजली टू द एस्से टॉपिक, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले हम इस चीज को समझें कि ऐसे डिमांड क्या करता है, ऐसे राइटिंग स्किल डिमांड करता है, ऐसे राइटिंग में फ्लो डिमांड करता है, और इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग डायमेंशंस डिमांड करता है, सो दैट आप मैक्रो लेवल पर सोच पाए। राइट सर। तो ये तो एक मेजर इशू हो गया जिसकी वजह से एसए में मार्क्स नहीं आ रहे हैं।
इसके बाद सर मैंने पिछले कुछ टाइम में क्या देखा है, यूपीएससी ने अपने एसए के टॉपिक्स इवॉल्व कर दिए हैं, है ना। पहले थोड़ा सा जीएस बेस्ड टॉपिक पूछते थे, डायरेक्ट टॉपिक पूछते थे। अब पिछले 5-6 सालों से यूपीएससी फिलोसफिकल टॉपिक पूछ रहा है बहुत ही, है ना। और फिलोसफिकल टॉपिक में मार्क्स नहीं आ रहे, ये तो है ही। इसके साथ साथ बच्चा भी फिलोसफिकल टॉपिक को लिखने में बहुत डर रहा है, तो उसको हम कैसे हैंडल करें? सर फिलोसफिकल एसेज अगर मैं एक पैरेलल दूं इस समझाने के लिए आपको, तो जीएस 4 में कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे उससे भी बहुत डरते हैं। तो आप ये समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम कोटेशंस देख रहे हैं या यहाँ पे फिलोसफिकल ऐसे टॉपिक्स देख रहे हैं, तो हम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की तरह देख रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू अप्लाई व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस विद द टॉपिक। कहने का मतलब है कि जब टॉपिक देखें तो उससे आसपास जो चीजें हो रही हैं उससे कनेक्ट करने का हमको प्रयास करना चाहिए। वी शुड मेक एन एफर्ट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज सर, जनरली मैं देखता हूं कि पीपल राइट डिस्क्रिप्टिव एसेज, दे विल अप्लाई पेस्टल अप्रोच। मैं आपको एग्जांपल समझा, बहुत आसान एग्जांपल मैंने लिया इसी के लिए, ताकि बच्चे समझ पाएं। कोई क्लिष्ट कोटेशन नहीं लिया, एकदम आसान है। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। ठीक है। अब यहाँ पे सर ज्यादातर बच्चे जब ऐसे को अटेम्प्ट करते हैं तो बस वो कलेक्शन ऑफ एग्जांपल होता है। वो बस ये बताएंगे कि भाई इसको गांधी जी को पावर मिली, उनका कैरेक्टर अच्छा था तो उन्होंने पावर को अच्छे से यूज किया। हिटलर को पावर मिली, उनका कैरेक्टर खराब था तो उन्होंने पावर को गलत इस्तेमाल किया। और यही एग्जांपल पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन में चलता रहता है। आप बताइए अगर आप ही ऐसे पढ़ेंगे आप कैसा फील करेंगे? सर बोरिंग हो जाएगा। इट विल बी बोरिंग बिकॉज एक यही पैटर्न पे आप बार बार बस एग्जांपल, कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, एक ही चीज आप बोल रहे हैं। राइट। So this essay has to be analytical essay. When examiner is reading your essay, he must get something out of it कि आपने क्या सोचा। आपको यहाँ पे ये भी आंसर करना है ए कि पावर में ऐसा क्या जो करेक्टर टेस्ट करती है। बिकॉज पावर मेक्स योर चॉइस रियल। अभी सर, अभी एथिक्स में केस स्टडी पढ़ते हैं तो कौन बच्चा अनएथिकल चॉइस लेके आएगा? कोई नहीं लिखेगा। कोई नहीं लिखेगा मैं ब्राइबरी करूंगा, कोई नहीं लिखेगा मैं करप्शन करूंगा। पर वो उनका रियल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि वो चॉइस रियल नहीं है, उनको किसी ने ऑफर थोड़ा ना करी है अभी। पर व्हेन दे गेट पावर, व्हेन दैट चॉइस बिकम रियल, व्हेन दैट मनी बिकम रियल, दैट इज व्हेन योर कैरेक्टर कम्स आउट कि यार अब मैं ये ऑप्शन नहीं ले रहा हूं। दैट रिक्वायर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर मेक्स योर चॉइस रियल, पावर मेक्स यू ऑब्लिवियस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। आपको लगता है कि यार मैं तो इतना बड़ा आदमी हो गया हूं, मेरे को कौन सा पुलिस पकड़ लेगी। दैट इज व्हेन यू लूज दैट फियर, और तब आप अपना नियर कैरेक्टर निकाल के आते हो। आप जब बोलते हो ना तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, मतलब अब मुझे लॉ से नहीं डरना है, तो अब मैं जो मन में आएगा वो करूंगा, जो मन में आएगा वो करूंगा, मतलब आपका कैरेक्टर निकल रहा है। अगर आप खराब सोचते हैं, खराब तरीका का आपका वैल्यू सिस्टम है, तो आप खराब ही करेंगे। व्हेन यू आर नॉट कंस्ट्रेंड बाय लॉ, दैट इज व्हाट यू फील। ये देना है। फिर ये देना है कि क्या एडवर्सिटी से टेस्ट नहीं होता कैरेक्टर? क्यों हमको इसको फेस वैल्यू पे लेना? ये तो फिलोसोफर्स हैं, अपनी बात कहते हैं तो किसी बात को ना थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए इस तरह से बोला जाता है। क्या एडवर्सिटी कैरेक्टर टेस्ट नहीं करती है? आप बताइए, अगर आप भूखे हैं तो आप अपनी रोटी चोरी करके खाएंगे कि मेहनत करके खाएंगे? इसमें आपका कैरेक्टर टेस्ट नहीं हो रहा है। So adversity also tests your character, but power is a stronger test of character because it makes your choice real. It reveals what is lying within your character. So, sir, in essence, if I am understanding it right, rather than writing multiple example of one dimension, what we should be writing is कि आप मल्टीपल डायमेंशन कवर करें और उनके कुछ कुछ एग्जांपल वहां पर डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना चाहिए ऐसे। जैसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे एग्जांपल, इट हैज टू बी एनालिटिकल ऐसे कि आपके बारे में एग्जामिनर को कुछ पता पड़े कि आप कैसा सोचते हैं, एंड दैट इज व्हेन यू विल गेट मार्क्स। वंडरफुल थॉट सर। सर अब बात करते हैं कि इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इस बार जो एसए का मॉड्यूल हम लेके आ रहे हैं उसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे? सर तो पहला चैलेंज मैंने आपको बताया कि फिलोसफिकल ऐसे को देख के फ्रीज हो जाते हैं या मल्टीपल डायमेंशन में सोच नहीं पाते हैं, और जो आंसर राइटिंग को लेके जो इवोल्यूशन होना है, जिस तरह से आपका ऐसे फ्लो करना चाहिए, ये दो मेजर चैलेंजेस हैं। इन दोनों ही चैलेंजेस के लिए सर वर्कशॉप्स हैं, क्लासेस नहीं है सर। मतलब टेलर, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थिंकर आते थे टेलर, वो बोलते थे कि मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि ये मेंटल रिवॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है कि ऐसे को देख के मैं उसको अप्रोच कैसे करूं, मैं उसको तोड़ूं कैसे, मैं उसको फ्लो कैसे कराऊं। एंड दैट मेंटल रिवॉल्यूशन विल बी डूइंग कलेक्टिवली, नॉट जस्ट मी, you and me together, both of us will be doing that in these 6 workshop। और हम साथ साथ करेंगे, ये कोई क्लासेस नहीं होंगी एज यूजुअल। विद टॉपिक मैं यहाँ पे दूंगा, आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं साथ में अटेम्प्ट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा उंगली पकड़ के कि देखो इसको ऐसे करते, इसको ऐसे करते। इसीलिए लिखा हुआ सर लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, क्योंकि ऐसे कोई केवल सर क्लास से नहीं पढ़ा सकता। इट हैज टू, वी हैव टू लर्न दैट बाय डूइंग। यस, थिंकिंग है बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग, बट देन
टेस्ट भी करना है सर उस चीज बिल्कुल को, सर। एंड फॉर दैट वी विल बी हैविंग सर 6 टेस्ट। हम्म। तो छह जो टेस्ट हैं सर, ये 6 टेस्ट में 4 विल बी इवेल्युएटेड एंड 2 आप खुद से भी इवेल्युएट कर सकते हैं विद द मॉडल आंसर दैट विल बी गिविंग यू। सो अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट changing your thought process here about how you approach essay, how you break down a particular essay topic in different dimensions, what can be different templates according to those templates, how you can structure your essay, and then actually testing it in the exam like condition. एंड सर इवैल्यूएशन भी यहाँ पे हम Evaluation भी यहाँ पे है सर। डन है सर। सर थोड़ा शेड्यूल इसका डिस्कस शेड्यूल सर 13 जून से हम क्लास करेंगे और ये लगातार होंगी सर, 6 दिन लगातार हम इसमें मेहनत करेंगे। और क्योंकि सर ये थोड़ा सा समय लगता है रीजिग होने में, तो इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस मॉड्यूल में भी देख रहे होंगे, इंटेंसिटी एथिक्स में भी रहती है, तो लगातार हम इस पे काम करेंगे सो दैट। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है सर कि हम इंट्रोडक्शंस पे, कंक्लूजन्स पे सेपरेटली भी काम करेंगे। कंक्लूजन को कई बार हम सर, होता है ना कि एक होता है नेग्लेक्टेड चाइल्ड, वैसा कुछ हो जाता है। लास्ट में देखा है कि 4 लाइन कंक्लूजन कहेंगे, खत्म कर देंगे। हाँ सर। वो इतना इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन, उसकी अपनी एक फिलॉसफी है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि हम कंक्लूजन को बेहतर कैसे बना पाएं। सो दिस इज व्हाट विल बी डूइंग इन दिस वर्कशॉप्स एंड देन टेस्ट आएंगे। हर 14 दिन में टेस्ट है सर, वो नीचे लिखा हुआ नहीं है, बट एवरी 14 डेज यू विल बी हैविंग टेस्ट्स। राइट। तो सर दिस विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द एसे। yes. 2026 में जो मेंस देने जा रहे हैं वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। सर एक दो डाउट जो स्टूडेंट की साइड से आते हैं, क्या ये प्रोग्राम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? This program is both online and offline, but since it is offline, seats are limited, so you have to act fast. राइट। एंड सर अनदर डाउट जो स्टूडेंट का रहता है, व्हाट विल बी द टीचिंग लैंग्वेज हियर? Sir, it will be English only. I will be delivering all the content in English only. Right. All right then sir, thank you very much, all the best, and if you have any query regarding this course, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस 2026। All the best. See you very soon.